पार्ट है वहाँ पर एक फर्टाइल क्रिसेंट का डेवलपमेंट होता है, जो कि प्रोडक्शन के लिए बहुत ही एक्टिव प्रोडक्शन ग्राउंड बन गया था उस समय की सिविलाइजेशन के लिए। उसके बाद हमने इसकी राइटिंग स्किल्स के बारे में बात की थी कि राइटिंग स्किल्स नॉर्मली टेबलेट्स के ऊपर लिखते थे। राइटिंग का काम था वो बहुत ही स्किलफुल काम था, यूनिफॉर्म फॉर्म में लिखा जाता था, यानी कि टेबलेट्स के ऊपर जो सरकंडे की जो रीड्स होती हैं उनको बारीक बनाकर गीली टेबलेट के ऊपर लिखने का काम किया जाता था। तो स्क्राइब का जॉब था वो बहुत ही स्किलफुल जॉब था, क्योंकि इनकी जो राइटिंग सिस्टम था उस राइटिंग सिस्टम में अल्फ़ाबेट्स नहीं थे, कॉन्सोनेंट और वोवल्स की तरह आज की मॉडर्न टाइम की तरह राइटिंग सिस्टम नहीं था, बल्कि राइटिंग्स में इन्हें सिलेबल्स होते थे और हर सिलेबल के लिए डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होते थे। तो एक जो लिखने वाला था, जो राइटिंग का काम करने वाला व्यक्ति था, उसको हज़ारों की संख्या में इस प्रकार के सिंबल्स को याद करना होता था। तो इसलिए राइटिंग वो बहुत ही एक बहुत ही स्किलफुल जॉब था। साथ में इतने सारे सिंबल्स को याद रखना एक इम्पॉसिबल टास्क है, कुछ ही लोगों के लिए पॉसिबल था। इसीलिए लिटरेसी रेट वाज वेरी लो और लिटरेसी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। इसलिए हमने वो भी बात की थी कि कोई किंग यदि पढ़ना लिखना जानता था तो वो अपने इंस्क्रिप्शन में स्पेशली इसको इंस्क्राइब करवाता था कि XYZ king knows about the literacy and he knows about the education and such type of things. तो नाउ देयर आर द मेसोपोटामियन कल्चरल लीगेसी के बारे में शुरुआत हम करेंगे। जो फर्स्ट लॉ कोड इन द हिस्ट्री, इतिहास के अंदर जो प्रथम कानूनी रूप से जो संहिता थी वो इसी सिविलाइजेशन की देन है। जो बेबीलोनियन किंग है हुम्बाराबी, उसके द्वारा अपना पहला लॉ कोड यहाँ पे जनरेट किया गया था। तो लॉ कोड ऑफ हुम्बाराबी वाज ए किंग ऑफ बेबीलोनिया इज क्रेडिटेड विद वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ कोड्स, कि संसार का पहला जो लॉ कोड है वर्ल्ड लेवल पे, उसको लिखने का श्रेय इसी को दिया जाता है। इसमें नॉर्मली 282 स्टैट्यूज है। द कोड ऑफ हुम्बाराबी वाज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। दिस इन्फ्लुएंस को सेफ गार्डेड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। यहाँ पे जो व्यक्तियों के जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, साथ ही जो वीक लोग होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग से प्रोटेक्ट करने के लिए इस लॉ फॉर्म को डेवलप किया था। तो कानूनों को नॉर्मली जब हम कोडिफाइड कर देते हैं, रिटर्न फॉर्म में ले आते हैं, तो उनकी मिसयूज होने से बचा जा सकता है। तो पहली बार इन लोगों ने इतने साल पहले, मतलब 3200 ईयर्स अगो, उन्होंने इस प्रकार के विचार उनके दिमाग में आए और उन्होंने इसे वहाँ पे एक्सेप्ट किया और इसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो एक बड़ी लीगेसी है सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स। तो जो अर्बनाइजेशन है, पूरा जो शहरी लाइफ था, साथ ही इस पूरी सिविलाइजेशन में टेम्पल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बाय 500 BC सेटलमेंट्स बिगेन इन मेसोपोटामिया, कि मेसोपोटामिया में 5000 साल पहले से ही सेटलमेंट्स की शुरुआत हो चुकी थी। शहरीकरण और लेखन कला यदि हम देखेंगे तो 32 to 3400 के आसपास डेवलप हुए हैं, लेकिन सेटलमेंट है, लोगों के रहने की शुरुआत तो 5000 साल पहले से ही हमारे सामने आ चुकी है। दी अर्लीस्ट सिटीज एमरेज्ड फ्रॉम सम ऑफ दीज सेटलमेंट्स, और जो शुरुआती शहर थे वो इन्हीं सेटलमेंट से डेवलप हुए होंगे। देयर वर 3 काइंड ऑफ सिटीज़। नॉर्मली शहर है उनके 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला है सिटीज़ दैट डेवलप्ड अराउंड द टेम्पल्स, कि पहले वो शहर जो कि टेम्पल्स के आसपास डेवलप हुए होंगे। दूसरा सिटीज़ दैट डेवलप्ड एज सेंटर ऑफ ट्रेड, कुछ शहर ऐसे रहे होंगे जो कि ट्रेड के सेंटर के रूप में डेवलप हुए होंगे। और इंपीरियल सिटीज़, यानी कि जो बड़े बड़े साम्राज्य बने थे उनकी राजधानियों के रूप में भी कुछ शहर डेवलप हुए होंगे। जैसे हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेबीलोनिया का, कि बेबीलोन नाम से जो शहर था वो एक कैपिटल सिटी के रूप में डेवलप हुआ और उसी के नाम से जो एम्पायर था उस एम्पायर का नाम बेबीलोनियन एम्पायर जाना जाता है। तो इसी प्रकार से सिटी को यदि आप देखोगे, इंडिया में भी यदि आप डिस्कस करोगे तो जैसे सिटी जो टेम्पल के आसपास डेवलप हुए, तो मथुरा को आप देख सकते हो, मदुरई सिटी है, ये सारे कांचीपुरम सिटी है, ये सारे सिटी इसी प्रकार टेम्पल के आसपास डेवलप हुए हैं। सिटीज़ एज द सेंटर ऑफ ट्रेड सेंटर के रूप में यदि आप देखोगे तो सूरत सिटी आपकी आप ले सकते हो, मुंबई है, कोलकाता है, ये सारे ट्रेड सिटी के रूप में डेवलप हुए हैं। इसी प्रकार सिटीज़ दैट आर डेवलप्ड एज द सेंटर ऑफ ट्रेड, तो शुरुआती सिटी जैसे आप देखोगे पाटलिपुत्र है, वो एक इंपीरियल सिटी के रूप में डेवलप हुआ है, सिटी इंपीरियल सिटी के रूप में। इसी प्रकार से मॉडर्न टाइम का जयपुर आप देखोगे तो जयपुर किसी टाइम में एक इंपीरियल सिटी के रूप में डेवलप हुआ है, जो कि राजपूत शासकों की राजधानी के रूप में रहा है। दिल्ली का डेवलपमेंट भी इंपीरियल सिटी के रूप में हुआ है, आगरा का डेवलपमेंट भी इंपीरियल सिटी के रूप में हुआ है, लाहौर का डेवलपमेंट भी इसी प्रकार से हुआ है। तो जितने भी सिविलाइजेशन आसपास देखोगे तो शहरों का विकास इसी प्रकार से होता है। 7th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो इस बात को। अगला मेसोपोटामियन रिलीजन एंड बिलीव्स, कि उनके रिलीजन कैसे थे, रिलीजियस मैटर में वो किन विश्वास को फॉलो करते थे। तो देवर पॉलिथिस्टिक, यानी कि वो सामान्यतः कई सारे भगवान में, यानी एक सिंगल गॉड में नहीं बल्कि कई सारे भगवानों में विश्वास करते थे। दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, साथ ही जन्म मृत्यु के बाद जो जीवन आने वाला होता है उसके अंदर भी उनका विश्वास था। तो उनकी बिलीव्स को लेकर यदि आप बात करोगे तो ज़्यादातर उनके विचार हिंदुइज्म से
मिलते जुलते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे देवी देवताएं हम फॉलो करते हैं, विष्णु, महेश, ब्रह्मा। देवियों में यदि बात करोगे तो पार्वती जी हो गई, दुर्गा हो गई, काली माँ हो गई बहुत। और साथ ही हमारे यहाँ भी जन्म के बाद जो मृत्यु के बाद जो जन्म वाला सिस्टम है कि ह्यूमन बीइंग का वहाँ पे स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, ये सारी चीज़ों में हमारा भी बिलीफ है। तो ये बिलीफ हिंदुइज्म से मिलते जुलते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामियन लोगों की लाइफ में टेम्पल्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, तो इन टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होता था, उनका मेंटेनेंस कैसे रखा जाता था, ये यहाँ डिस्कस करना है। दी अर्लीस्ट नोवन टेम्पल्स वाज ए स्मॉल श्राइन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। जो शुरुआती मंदिर जो हमें मिले हैं वो छोटे छोटे श्राइन्स के रूप में हैं, उनका आकार वो बहुत ही छोटा है और सामान्यतः उनका निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया है। टेम्पल्स वर द रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड्स, मून गॉड ऑफ ऊर और द इनाना ऑफ गॉडेज ऑफ लव एंड वार। ये दो फेमस जो गॉड थे, ऊर के अंदर जो टेम्पल है वो मून गॉड के रूप में बनाया गया है, इनाना का जो टेम्पल है वो गॉडेज ऑफ लव एंड वार के रूप में कंसिडर की जाती है। एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग टेम्पल्स को बनाया गया है। टेम्पल्स बिकेम लार्जर ओवर टाइम विद सेवरल रूम्स अराउंड ओपन कोर्टयार्ड। धीरे धीरे जैसे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे उन लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे टेम्पल्स का आकार है वो बड़ा होता गया। और जो खुला आंगन होता था, जो कोर्टयार्ड होता था, उसके चारों तरफ अलग अलग रूम्स का निर्माण करके टेम्पल्स के आकार को बढ़ाया गया। टेम्पल्स ऑलवेज हैड देयर आउटर वॉल गोइंग इन एंड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स। और जो टेम्पल की जो शेप थी वो इस प्रकार से थी कि उसकी जो बाहरी दीवारें होती थी वो एक रेगुलर इंटरवल पे बाहर की साइड जाते थे। इसको बाहर की साइड कैसे जाते होंगे दीवार, मान लीजिए सिंपल सा मैं बेस आपको बना के दिखाऊं। जैसे मान लो ये एक टेम्पल की दीवार है, तो इसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से किया जाता होगा कि इस प्रकार, फिर ये बाहर जाके फिर ऐसे अंदर आएगी, फिर एक इंटरवल के बाद दोबारा बाहर जाएगी, दोबारा अंदर आएगी, फिर एक इंटरवल के बाद दोबारा बाहर जाएगी। तो इस प्रकार से टेम्पल्स की दीवारों के निर्माण में इस शेप को वो फॉलो कर रहे थे। दी गॉड वाज द फोकस ऑफ वर्शिप। साथ ही पूजा का जो मुख्य केंद्र था वो टेम्पल के अंदर जिस आराध्य की मूर्ति वगैरह लगी रहती थी वो पूजा का मुख्य केंद्र था। तो इस प्रकार से देखिए ये टेम्पल की दीवारें, ये सीधी लाइन चली, फिर ये बाहर की साइड में आ गया, फिर ये दोबारा बाहर की साइड रहेगा, दोबारा से एक से देखो यहाँ से नीचे से आपको क्लियर दिखाई देगा कि टेम्पल ऐसे बन रहा है, फिर ये बाहर की तरफ चला, फिर ये अंदर गया, फिर ये दोबारा अंदर की साइड चला गया होगा, फिर दोबारा बाहर गया होगा, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। तो इस प्रकार से टेम्पल को एक अलग से ज्योमेट्रिकली शेप देने की कोशिश की गई थी। ये इनाना जो लव एंड वार की जो देवी थी, मून टेम्पल के रूप में, इनाना टेम्पल है उरुकू सिटी के अंदर, ये इनाना का जो टेम्पल बना हुआ है, ये इसी में इनाना का टेम्पल नीपुर के अंदर ये हमें एक मूर्तियां मिली हैं। इस मूर्तियों में यदि आप आंखों के अंदर आप देखोगे तो बिटोमिन और लापिस लेजुली का यूज़ किया गया है। ये दोनों ही मूर्तियां जिप्सम से बनी हुई हैं। तो जिप्सम नॉर्मली वहाँ पे नहीं मिलता था, किसी भी प्रकार जिप्सम का स्टोन वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो इसको ये भी प्रूव करता है कि वो लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बहुत ज़्यादा उनकी भागीदारी थी, क्योंकि ज़्यादातर स्टोन्स वो बाहर से इम्पोर्ट करते थे। ये लापिस लाजुली थी, ये नॉर्मली अफगानिस्तान और इस पार्ट में हिंदुकुश के पार्ट में मिलता था। तो ये ईरान, पर्शियन से या अफगानिस्तान से इसका उन्होंने इम्पोर्ट किया होगा। ये ऊर का टेम्पल देख रहे हो कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे टेम्पल की साइज और उनकी भव्यता वो लगातार बढ़ती चली गई। और सारे कंस्ट्रक्शन में केवल ब्रिक्स का यूज़ हुआ है। इसी प्रकार से ऊर का टेम्पल देखिए कितनी सारी सीढ़ियाँ, स्टेयरकेस बनी हुई हैं और कितनी हाइट के ऊपर जाकर इस टेम्पल का निर्माण किया गया। और यहाँ पे वो टेम्पल की शेप आप देख रहे होंगे कि टेम्पल की ये दीवार इधर बाहर आई, फिर ये अंदर की साइड चली गई है, फिर ये दोबारा बाहर आ रही है, फिर ये अंदर की साइड जा रही है, फिर से ये बाहर आ रही है, फिर अंदर की साइड जा रही है। तो इस प्रकार से रेगुलर इंटरवल पे दीवारें इस प्रकार से बाहर की तरफ आके टेम्पल की डिज़ाइन को क्रिएट कर रही थी। मून टेम्पल है, ऊर का ही टेम्पल है दोबारा से। नाउ द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया, उसी को कंटिन्यू करते हैं। द गॉड वाज द थियोरेटिकली ओनर ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड, द फिशरीज एंड द हर्ड्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी। सामान्यतः जो टेम्पल्स की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा थी कि वहाँ की जो थ्योरेटिकल जो थी, वहाँ की जो थ्योरीज थी, वो उन लोगों का विश्वास था कि जो भगवान है वो उनके सारे एग्रीकल्चर फील्ड्स है या फिशरीज ग्राउंड है या जो हर्डिंग का जो काम करते हैं उन सब में उनकी हेल्प करता है। इसलिए लोकल कम्युनिटी का इन टेम्पल्स के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीफ था, बहुत ज़्यादा भरोसा था। प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ वुलन क्लोथ्स डन इन द टेम्पल्स। और सामान्यतः समय आने पे जैसे उपज से जो उत्पादित वस्तुओं को बदलने की जो प्रक्रिया होती है, जो मतलब आप बात कर सकते हो जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, मतलब प्राइमरी एक्टिविटी आपकी एग्रीकल्चर फील्ड में हो रही है और सेकेंडरी एक्टिविटी जो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी टेम्पल्स के अंदर की जाती थी।
कि नॉर्मली जितने भी आपका तेल वगैरह निकालना है, अनाज पीसना, काटना, उन्हीं कपड़ों को बुनना, ये सारी एक्टिविटी टेम्पल कैंपस के अंदर ही की जाती थी। तो एक तरह से टेम्पल से वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब का भी काम कर रहे थे। दस टेम्पल बिकेम द मैन अर्बन इंस्टीट्यूशन बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन। तो इस प्रकार से टेम्पल्स हैं वो पूरे प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी के जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करते हुए सेकेंडरी सेक्टर में यहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो एक तरह से वो प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एम्प्लॉइंग मर्चेंट्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे प्रोडक्शन तैयार किया जा रहा है, तो उस प्रोडक्शन को बाहर कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो उससे रिलेटेड ट्रेडर्स भी यहाँ से जुड़े होंगे। तो इस प्रकार से जो टर्सरी एक्टिविटी है वो भी टेम्पल से कनेक्टेड हो रही है। तो इस प्रकार से जो सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इन सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए उन्होंने रिकॉर्ड्स रखने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे राइटिंग का और डेवलपमेंट हुआ होगा। कीपिंग रिपोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलॉटमेंट्स ऑफ ग्रेन, प्लो एनिमल्स, ब्रीड, फिश। तो ये सारी चीज़ें पहले टेम्पल में बनाई जाती थी, उसके बाद लोगों को इसका वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी टेम्पल्स के द्वारा ही किया जाता था, और उन सब का बाकायदा एक रिकॉर्ड भी रखा जाता था। Archaeological record shows that the villages were periodically relocated in Mesopotamian history because of flood in the river and change in the course of rivers। जो हमारे आर्कियोलॉजिकल जो साक्ष्य हैं, पुरातात्विक जो खोजों में जो साक्ष्य मिले हैं, उनसे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया में जो विलेज थे, मेसोपोटामिया के अंदर जो गांव थे, वो पीरियोडिकली रीलोकेटेड होते रहते थे। यानी कि एक पीरियड्स के बाद एक समय के बाद वो दोबारा से बसते थे, उजड़ते थे। ये पूरी मेसोपोटामियन हिस्ट्री में हमने देखा है। तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि या तो कई बार रिवर्स के अंदर जो फ्लड आ जाती थी, तो मान लीजिए बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आने के बाद पूरे गांव के गांव डूब जाते हैं। तो उसके बाद लोग वहाँ से उस जगह को छोड़कर दोबारा से एक नई जगह पे अपना पूरा सेटलमेंट क्रिएट करते थे। या फिर जो कोर्स ऑफ रिवर है, रिवर्स है, वो अपना कई बार रास्ता बदल लेती हैं। स्पेशली बिहार वगैरह में आप देखते होंगे कोसी रिवर है, ये सारी रिवर्स अपने टाइम टू टाइम अपने कोर्स को चेंज कर लेती हैं। तो इस प्रकार से जो फ्लड जनरेट होती थी, उस फ्लड जनरेट होने के कारण हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे में या आर्कियोलॉजिकल जो खुदाई वगैरह हुई है उसमें साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पे गांव हैं वो अलग अलग पीरियड्स के टाइम डिफरेंट टाइम पे उन्होंने अलग अलग टाइप के सेटलमेंट्स को क्रिएट किया है। दीज वर मैन मेड प्रॉब्लम्स एज वेल। साथ ही गाँव के इस प्रकार बदलने के कई प्रकार के मैन मेड रीजन्स भी रहे होंगे। रिवर्स जो कोर्स चेंज कर रही है वो तो नेचुरल रीजन है, लेकिन इसमें जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएटेड प्रॉब्लम्स का भी एक बड़ा रोल था। ये रोल क्या था, हम समझते हैं कि दोज हु लिव्ड ऑन द अपस्ट्रीम स्ट्रेचेज ऑफ ए चैनल कुड डाइवर्ट सो मच वाटर इनटू देयर फील्ड दैट विलेजेस ऑफ डाउनस्ट्रीम वर लेफ्ट विदाउट वाटर। कि कई बार ऐसा होता था कि मान लीजिए एक रिवर, ये जैसे माउंटेन से एक रिवर है, ये निकल के आपकी नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, क्योंकि ये रिवर का ऊपर का पार्ट है, और नीचे की साइड में रहते हैं ये हैं डाउन स्ट्रीम के अंदर रहने वाले लोग। तो मान लीजिए इस रिवर से अपस्ट्रीम में रहने वाले लोग इस रिवर का ज़्यादातर पानी अपने खेतों की तरफ मोड़ लेंगे, तो डाउन स्ट्रीम तक आते आते इस रिवर के अंदर वाटर का जो वॉल्यूम है वो कम होता चला जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि जो डाउन स्ट्रीम में लोग हैं उनके पास एग्रीकल्चर करने के लिए, इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल नहीं होगा। तो उसके कारण भी जब यदि यहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो धीरे धीरे डेजर्टिक पार्ट वैसे ही है, तो लोग अपने लाइवलीहुड के लिए भी कई बार अपने गाँव के सेटलमेंट को छोड़कर अप स्ट्रीम की तरफ चले जाते थे। तो इस प्रकार से गाँव शिफ्ट होते रहते थे। देयर वर कंटिन्यूअस वारफेयर इन मेसोपोटामियन विलेजेस फॉर लैंड एंड वाटर। और इसीलिए मेसोपोटामियन सभ्यता में जो गांव थे, उन गांवों के बीच में लगातार जमीन और पानी को लेकर लगातार वारफेयर होता रहता था, युद्ध वगैरह उनके होते रहते थे। द विक्टोरियस चीफ डिस्ट्रीब्यूटेड द लूट अमंग देयर फॉलोअर्स एंड टूक प्रिजनर्स फ्रॉम द डिफीटेड ग्रुप्स। और जो जीतने वाले मुखिया होते थे वो लूट का माल है वो अपने जो भी फॉलोअर्स होते थे उनके बीच में विभाजित कर देते थे, उनको बांट देते थे, और जो हारने वाले ग्रुप होते थे उनको प्रिजनर्स के रूप में साथ लेके जाते थे। और जो प्रिजनर्स होते थे, प्रिजनर्स वर एम्प्लॉयड एज देयर गार्ड्स और सर्वेंट्स, और प्रिजनर्स को वो अपने गार्ड या सर्वेंट के रूप में डिप्लॉय कर देते थे। द चीफ्स ऑल्सो ऑफर प्रीशियस ब्यूटी टू द गॉड्स टू ब्यूटिफाई टेम्पल्स। इसके साथ ही जो गांव के मुखिया होते थे वो अपनी तरफ से बहुत बड़ा भाग मंदिरों को भी देते थे, ताकि मंदिरों को ब्यूटीफुल बनाया जा सके, मंदिरों को सुंदर बनाया जा सके। ही ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल वेल्थ बाई कीपिंग रिकॉर्ड्स। और इसके अलावा वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल्स के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे वेल्थ का, उसका भी पूरा रिकॉर्ड कीपिंग रखा जाता था। दिस गेव द किंग हाई स्टेटस एंड अथॉरिटी। तो इसके कारण धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो मुखिया हैं, मुखियाओं से ऊपर जो किंग रहा होगा, उससे सोसाइटी के अंदर एक हाई स्टेटस और अथॉरिटी मिल गई होगी, क्योंकि वो अपने इस प्रकार के वारफेयर के द्वारा मंदिरों को लगातार डोनेशन वगैरह देता होगा, और मंदिरों से ही पूरा प्रोडक्शन एक्टिविटी एंगेज होने के बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन पीपल्स तक हो पा रहा होगा। और लोगों के अंदर मंदिरों की पहले ही एक अच्छी छवि बनी हुई थी टेम्पल्स की, और जब मुखिया ने अपने आप को इन टेम्पल से, राजा ने अपने आप को इन टेम्पल से कनेक्ट कर लिया, तो राजा इन सिटीजन्स के लिए भी एक अथॉरिटी और उसका स्टेटस है वो और भी ज़्यादा हाई हो जाता होगा। वार कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल हैड टू वर्क फॉर द टेम्पल और फॉर द रूलर।
जो सामान्यतः लोकल व्यक्ति होते थे उनको या तो युद्धों में राजा की ओर से काम करना होता था या फिर उन्हें मंदिर की जो एक्टिविटी होती थी उनमें उन्हें काम करना होता था। दोज हु वर पुट टू वर्क वर पेड राजन्स, और जिनको मंदिरों के काम के लिए लगाया जाता था उनको राशन के रूप में पेमेंट किया जाता था, और इन राशन का बाकायदा पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाता था कि किसको कितना अनाज दिया जा रहा है, किसको कितना क्या सामान दिया जा रहा है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर पुट टू वर्क एट मेकिंग एंड बेकिंग ऑफ क्ले कोन्स ऑफ टेम्पल्स, तो मंदिरों के लिए जो इस प्रकार के क्ले कोन्स बन रहे थे इन सबको बनाने में, इनको संभाल के रखने में वहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों को काम में लगाया गया होगा। लाइफ इन द सिटी ऑफ ऊर के अंदर जो शहर था, इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम वाज नोन, सामान्यतः यहाँ पे जो फैमिली थी वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम था। इंडिया की तरह, जैसे इंडिया में हम पुराने एंसेंट इंडिया में देखते हैं तो आपको फैमिली सिस्टम में जॉइंट फैमिली सिस्टम मिलता है, लेकिन मेसोपोटामिया में नॉर्मली आपको न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम मिलेगा, यानी कि परिवार, एकल परिवार होते थे। एकल परिवार देखिए किसको बोलते हैं, एकल परिवार नॉर्मली होता है कि पेरेंट्स, आपके मम्मी और पापा और नीचे उन दोनों के बच्चे, यानी हम दो और हमारे दो, इस प्रकार की जो फैमिली हमारे शहरों में मिलती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। और इसी फैमिली में यदि मान लीजिए हमारे साथ में कनेक्टेड हो जाते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, और साथ में आपके जो अंकल वगैरह हैं, आंटी हैं, और साथ में आपके जो कजन्स हैं, जब वो एक ही फैमिली में रहते हैं तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। तो नॉर्मली मेसोपोटामिया में जो फैमिली थी वो न्यूक्लियर फैमिली थी, एकल परिवार व्यवस्था थी जिसको वहाँ पे फॉलो किया जाता था। द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली, और सामान्यतः पिता है वो परिवार का मुख्य होता था, जैसा हमारे इंडियन कल्चर में भी हम देखने को मिलते हैं। मैरिज सिस्टम यहाँ पे कैसा था, वैवाहिक सिस्टम कैसा था। वी नो लिटिल अबाउट द प्रोसीजर्स ऑफ मैरिज, विवाह से संबंधित जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में हमारे पास बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ए डिक्लेरेशन वॉज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी बाय द ब्राइड्स पेरेंट्स, जो दुल्हन के पिता होते थे उनके द्वारा एक डिक्लेरेशन दी जाती थी कि उनकी इस विवाह से संबंधित उनकी पूरी सहमति है, यानी विलिंगनेस वहाँ पे जरूरी होती थी दुल्हन के माता पिता की ओर से। तो आज हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, नॉर्मली हमारे कल्चर में भी। व्हेन द वेडिंग टुक प्लेस गिफ्ट्स वर एक्सचेंज बाय बोथ पार्टीज, और जब विवाह होता था तो विवाह के समय दोनों पार्टी यानी कि ब्राइड और ब्राइडग्रूम दोनों की फैमिली की साइड से जो गिफ्ट्स होते हैं उनका एक्सचेंज किया जाता था, आदान प्रदान होता था। हु एट टुगेदर, दोनों फैमिली साथ मिलकर खाना वाना खाते थे। एंड मेड ऑफरिंग इन ए टेम्पल, और उसके बाद मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर जो दान दक्षिणा हमारे यहाँ करते हैं वैसा ही काम यहाँ भी किया जाता था। द ब्राइड वॉज गिवन हर शेयर इन इनहेरिटेंस बाय हर फादर। नॉर्मली विवाह के बाद जो लड़की की जो सास होती है वो उसको विदा करवाने के लिए उसे घर आती थी, तो उस समय लड़की का जो हिस्सा होता है वो उसके पिता के द्वारा उसे सौंप दिया जाता था, यानी उसे इनहेरिटेंस में अपने पिता की जो पैतृक संपत्ति है उसमें जो इसका हिस्सा होता था वो उसे उसी समय सौंप दिया जाता था जब वो अपने जब वो अपने पिता के घर को छोड़कर अपने हस्बैंड के घर जा रही होती थी तभी उसे उसका हिस्सा दे दिया जाता था। दी फादर्स हाउस, हर्ड्स, फील्ड, etc वर इनहेरिटेड बाय दी सन्स, और पिता का जो घर होता था उसके जो भी हर्डिंग वाले मतलब उसके सीप्स गोड्स वगैरह जो भी उसके पास होंगे, जो फील्ड्स होंगे, एग्रीकल्चर फील्ड होंगे, वो सब के ऊपर उनके बेटों का अधिकार होता था। तो एक तरह से आप देखो तो फैमिली सिस्टम के बारे में सवाल आए तो लगभग इंडिया वाला ही फैमिली सिस्टम यहाँ पे है कि हमारे यहाँ भी शादी के समय ही बेटी को जो देना होता है वो दे दिया जाता है, उसके बाद जो भी है उन सब के ऊपर पिता की संपत्ति के ऊपर बेटों का अधिकार होता है। हमारे सिस्टम में भी जो फैमिली का हेड होता है वो फादर होता है, और हमारे यहाँ भी आज के टाइम देखो तो एक तरह से फैमिली ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली को ही फॉलो कर रही है। तो इस प्रकार से देखो तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको इजीली कंसिडर कर सकते हो इंडियन सिस्टम से कंपेयर करते हुए। नैरो वाइंडिंग, ऊर के अंदर जो शहर हमें मिला उस शहर के बारे में हम बात करेंगे। ऊर वाज ए टाउन एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज एक्सपेक्टेड इन द 1930। ऊर एक टाउन था जो और प्रारंभिक शहरों में से एक था जिसकी कि 1930 में खुदाई की गई थी। वहाँ पे हमें बहुत सारी क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं, क्या क्या फाइंडिंग्स है उसके बारे में हमें देखना है। नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स इंडिकेट द व्हील्ड कार्ट कुड नॉट हैव रीच्ड मैनी ऑफ द हाउसेज। जो शहर के अंदर जो घर बने हुए हैं, जो सेटलमेंट्स बने हुए हैं, तो नॉर्मली आप देखोगे जैसे ये एक घर है, ठीक है, और ये इसके सामने दूसरा घर बना हुआ है, तो इनके बीच में जो स्ट्रीट है ये स्ट्रीट भाई बहुत ही नैरो थी, बहुत ही पतली स्ट्रीट थी। यदि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखोगे तो आपको बहुत ही मतलब वाइड स्ट्रीट्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे नैरो स्ट्रीट है, तो नैरो स्ट्रीट से क्या अनुमान हम लगा सकते हैं कि भाई जो बैलगाड़ी होती होगी, जो व्हील कार्ट होती होगी, वो सामान्यतः कई सारे घरों तक नहीं पहुँच पाती होगी, क्योंकि देखिए लाइन से ऐसे घर बने हुए हैं और लाइन से इस साइड में भी ऐसे घर बने हुए हैं, और उनके बीच में जो स्ट्रीट है वो बहुत ही नैरो है जिसमें कि किसी व्हील कार्ट के जाने का स्पेस ही नहीं है।
तो यानी कि ज़्यादातर घरों तक व्हील कार्ट नहीं जाते होगी, तो फिर वो सामान वगैरह कैसे लेके जाते होंगे? तो उसके लिए कि सेक ऑफ ग्रेन एंड फायरवुड वुड हैव रीच्ड ऑन द डंकी बैग। अब इसमें वुड हैव बोल दिया है, वुड हैव का मतलब है कि हमने अनुमान लगाया है। तो फिर भाई घरों तक जो अनाज वगैरह लेके जाते होंगे, फायरवुड वगैरह लेके जाते होंगे, तो वो संभवतः वो गधे की पीठ पर, डंकी की पीठ पर लाद कर ले जाते होंगे, क्योंकि वहाँ पर अरेबियन जो डेजर्ट है वहाँ पर ये इजीली अवेलेबल था उस समय, तो उसका ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे होंगे। टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रीट ड्रेन्स वर एब्सेंट। साथ ही यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी फीचर है टाउन प्लानिंग। लेकिन उर सिटी में या मेसोपोटामिया की ज़्यादातर सिटी में यदि हम देखेंगे तो वहाँ पर कोई टाउन प्लानिंग नहीं है। टाउन प्लानिंग ये कि मतलब पहले से प्लान करके शहरों को बसाया गया हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन में यदि नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे कि शहरों को पूरा प्लान तरीके से बसाया गया था, उनके बीच में स्ट्रीट्स कैसे होंगी, हर स्ट्रीट हो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस कर रही थी, तो इस प्रकार से पूरी प्लानिंग के द्वारा टाउन्स को डेवलप किया गया था। लेकिन यहाँ पे कोई टाउन प्लानिंग नहीं थी। स्ट्रीट ड्रेन्स फॉर एब्सेंट। साथ ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट देन है कि उस समय भी वो लोग गंदे पानी को निकालने के लिए वहाँ पे स्ट्रीट ड्रेन्स बनी हुई थी। लेकिन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ना तो हमें टाउन प्लानिंग मिलती है और ना ही गंदे पानी की निकासी के लिए ऐसी नालियाँ मिलती हैं, स्ट्रीट ड्रेन्स मिलती हैं। ये दोनों ही यहाँ पे एब्सेंट है। इंस्टेड ऑफ ड्रेन्स क्ले पाइप्स वर फाउंड इन द इनर कोर्टयार्ड ऑफ हाउस। जो घर का जो अंदर वाला जो कोर्टयार्ड होता है, जो घर का अंदर का जो आंगन होता है, उसके अंदर हमें क्ले पाइप्स जरूर मिले हैं जिनसे पानी की निकासी की जाती होगी। हाउस रूफ स्लोप्ड इनवर्ड एंड ड्रेन वाटर वाज चैनल्ड वाया द ड्रेन पाइप्स इन द सम्स इन द इनर कोर्टयार्ड। अब देखिए जो घर की जो छतें थी, मान लीजिए ये आपका एक हाउस बना हुआ है, ठीक है, ये, और आगे ये आपका कोर्टयार्ड है, ठीक है। अब इस घर की जो छतें हैं वो छत इस प्रकार से यहाँ कोर्टयार्ड की साइड में स्लांटिंग में है। यदि इधर स्लांटिंग होती तो हम मान लेते हैं कि जो बारिश का सारा पानी है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये घर की साइड में स्लांटिंग है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ रेन का जो सारा पानी आएगा वो इस कोर्टयार्ड में आएगा, और कोर्टयार्ड के बाद जो ड्रेन पाइप्स है उनके द्वारा ये बाहर की साइड में चला जाता होगा। लेकिन हम नॉर्मली सोच के देखेंगे तो एक तो यहाँ पे रेनफॉल होता ही कितना था, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होता था, और दूसरा हो सकता है कि ये स्लांटिंग रूफ इसलिए उन्होंने घर के अंदर रखी हो ताकि वो रेन वाटर है उसको, जितना भी रेन वाटर आ रहा है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। यदि नालियों में हो तो ये बाहर की साइड चला जाता तो इसका कोई यूज़ नहीं होता। तो इसीलिए हो सकता है कि इसीलिए घरों में जो ज़्यादातर जो छत हैं, जो आपके रूफ्स हैं, उनकी स्लांटिंग पोजीशन कोर्टयार्ड की तरफ है ताकि रेनफॉल का पानी है वो डायरेक्ट कोर्टयार्ड के अंदर आए। पीपल हैड स्वेप्ड देयर हाउसेज होल्ड रिफ्यूज्ड इनटू द स्ट्रीट। नॉर्मली ज़्यादातर अपने घरों में झाड़ू वाड़ू लगा के जो भी कूड़ा करकट कचरा होता था उसको गलियों में डाल देते थे, स्ट्रीट्स में डाल देते थे। अब इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि भाई वो 3400 साल पहले भी लोग अपने घर का कूड़ा गलियों में डालते थे? तो उसका बेसिक सा रीजन है कि दिस मेड स्ट्रीट लेवल राइज। तो इसके कारण जो स्ट्रीट का जो ग्राउंड लेवल होता है वो लगातार उठता चला जाता था। एंड ओवर टाइम दी थ्रेशोल्ड्स ऑफ हाउसेज हैड टू बी रेज्ड। और फिर धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आता था कि जो ये मान लीजिए ये आपका घर है और ये सामने आपकी स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं। जब घर का सारा कूड़ा अब इन गलियों में आप डालते रहोगे तो एक टाइम क्या होगा कि जो गली का लेवल है, जो स्ट्रीट का लेवल है, वो क्या होगा, ऊंचा हो जाएगा। घर तो वहीं पे है, तो घर का आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रीट की तुलना में डाउन हो जाएगा। तो इसलिए एक ऐसा समय आता था कि बार बार इनको अपने घर की दहलीज को स्ट्रीट से ऊपर उठाना पड़ता था। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया कि ये लोग अपना कूड़ा करकट है वो बार बार गलियों में डाल देते थे, जिससे कि स्ट्रीट का जो लेवल है वो अपवर्ड हो जाता था, जिससे कि टाइम टू टाइम उन्हें अपने हाउस का जो थ्रेशोल्ड है, हाउस की जो देहरी होती है, उसे उन्हें अपलिफ्ट करना होता था। सो दैट नो मड वुड फ्लो इनसाइड द हाउस। जिससे कि रेन के बाद, बारिश के बाद जो कीचड़ वगैरह होता है वो गली, यदि घर की देहरी, यानी घर की देहरी आप समझ रहे हो, जो घर का जो मेन गेट होता है, यदि वो मेन गेट स्ट्रीट की तुलना में नीचा रहेगा तो जैसे ही बारिश आएगी तो स्ट्रीट का जो कचरा वगैरह है वो घर के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम उन्हें अपने घर की जो मेन दरवाजा या देहरी होती है उसको उन्हें अपलिफ्ट करना होता था। लाइट केम इनटू द रूम्स नॉट फ्रॉम द विंडोज बट फ्रॉम डोरवेज ओपनिंग टू द कोर्टयार्ड। और घरों के अंदर जो रोशनी आती थी उसके लिए कोई विंडोज़ वगैरह नहीं होती थी, विंडोज से रोशनियाँ नहीं आती थी। नॉर्मली घर के अंदर जो कमरों के अंदर जो रोशनी आती थी वो दरवाज़ों के थ्रू आती थी, और दरवाजे जो कि कोर्टयार्ड के अंदर, आंगन के अंदर खुलते थे। सुपरस्टिशंस अबाउट दी हाउस एज रिकॉर्डेड इन दी ओमेन टेबलेट एज यूर। और वो लोग भी कई सारे अंधविश्वासों को फॉलो करते थे। तो इसी प्रकार के घर से रिलेटेड इसी प्रकार के कुछ सुपरस्टिशंस हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें एक टैबलेट में मिलती है, जो कि ऊर के अंदर ओमेन टैबलेट है, वहाँ से हमें मिली है।
ए राइज थ्रेशोल्ड ब्रॉड वेल्थ, कि घर की जो ऊंची देरी होती है वो सामान्यतः घर के अंदर संपत्ति में वृद्धि करती है, ये उनका मानना था। ए फ्रंट डोर दैट डिडेंट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस वाज लकीली, घर का जो मुख्य दरवाज़ा, ये घर का मुख्य दरवाज़ा है तो गली, ये बीच में गली हो गई और यहाँ सामने एक और घर है, तो दोनों का यदि फ्रंट डोर एक दूसरे के आमने सामने होगा तो ये वो लोग अनलक्की मानते थे। ए फ्रंट डोर दैट डिडेंट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस वाज लक्की, यानी घर का एक मुख्य ऐसा दरवाजा जो दूसरे घर के दरवाजे के सामने नहीं खुले उसे वो शुभ मानते थे। इफ द मेन डोर ऑफ ए हाउस ओपन आउटवर्ड्स द वाइफ वुड बी ए टॉर्मेंट टू हर हस्बैंड, ये भी एक सबसे बड़ा सुपरस्टिशन है। नॉर्मली आज अपने घरों में भी आप देखते हो ना, आप अपने घर को देखो कि आपके घर के जितने भी गेट्स हैं वो हैं, उनके दरवाजे कहाँ खुलते हैं। ये मान लीजिए आपका गेट है तो हमारे घर के दरवाजे अंदर की साइड खुलते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी यही बिलीव करते थे कि जो घरों का दरवाजा अंदर की साइड खुले वो शुभ माना जाता है। यदि ये मान लीजिए ये दरवाजा बाहर की साइड खुलता है, यदि घर का जो मेन डोर है वो इस प्रकार से बाहर की साइड खुलता है तो उसके लिए उनका यह मानना था कि यदि बाहर की साइड दरवाजा खुलेगा तो जो पत्नी है वो अपने पति के लिए दुखों का कारण बनेगी, यंत्रणा कारण बनेगी, उसके कारण उसके बहुत सारे दुख बढ़ जाएंगे। और तो इसलिए इस प्रकार के सिस्टम को वो अनलक्की मानते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें उनकी अंधविश्वासों से कनेक्टेड है। टू सीमेंट्री या टू रूर के अंदर हमें एक कब्रिस्तान भी मिला है जिसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि द ग्रेव्स ऑफ रॉयल्टी एंड कॉमनर्स हैव फाउंड देयर। रॉयल्टी मतलब जो राजसी लोग होते थे, राजा वगैरह जो रूलिंग क्लास थी उससे, और जो सामान्य लोग होते थे, दोनों की ग्रेव्स हमें यहाँ मिली हैं। वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स वर फाउंड बरीड अंडर द फ्लोर्स ऑफ ऑर्डनरी हाउस। साथ ही कुछ साधारण घरों के, जैसे मान लीजिए ये मेरा घर है, उस घर के अंदर ये रूम है, तो इस रूम का जो फर्श है, कई सारे लोग अपने इस फर्श के नीचे भी अपने लोगों को दफना देते थे। तो ऐसा कुछ घरों में हमें ऐसा भी मिला है जहाँ पर फ्लोर्स के अंदर भी लोगों को दफना दिया गया है। ए ट्रेडिंग टाउन इन ए पेस्टोरल जोन लाइफ इन द सिटी ऑफ मारी। जो मारी शहर है वो पेस्टोरल जोन में था। पेस्टोरल जोन आप मान सकते हो कौन सा होगा, पेस्टोरल जोन जो कि आज का उनका स्टेपी ग्रासलैंड्स वाला जो इलाका था, वहाँ पे एक शहर का डेवलपमेंट हुआ, मारी शहर। अब उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आफ्टर 200 BC द रॉयल सिटी ऑफ मारी फ्लरिश। 2000 ईसा पूर्व के बाद जो मारी के अंदर एक रॉयल शहर के रूप में मारी का फ्लरिशमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ। मारी वाज लोकेटेड ऑन दी अपस्ट्रीम ऑफ यूफ्रेटस। मारी था वो यूफ्रेटस रिवर के अपस्ट्रीम में डेवलप हुआ। जैसे ये रिवर है तो हमने पहले ही बात की कि रिवर का जो अपर पार्ट है ये इसके अपस्ट्रीम है, नीचे का पार्ट है वो डाउन स्ट्रीम है। तो नीचे वाला पार्ट तो डेजर्टिक पार्ट है, जहाँ हमने बात की कि शुरुआती शहर हैं वो यहीं पे डेवलप हुए हैं। तो इसीलिए हमने बात की कि मारी का डेवलपमेंट कब हुआ, 200 BC के बाद, यानी कि जो शुरुआती शहर थे उनसे 1300 ईयर्स के बाद। तो ये जो शहर है वो यहाँ पे डेवलप हुआ है, ठीक है, अपस्ट्रीम में। एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग वाज कैरिड आउट इन दिस रीजन। और इस रीजन का जो मुख्य ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग था, कृषि कार्य करना और सामान्यतः पशुपालन इस क्षेत्र का मुख्य काम था। मोस्ट ऑफ द रीजन वाज यूज्ड फॉर पास्चरिंग शीप एंड गोट्स। इस क्योंकि हमने पहले ही बात की कि स्टेपी ग्रासलैंड्स का पार्ट है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं वो शीप रियरिंग और गोट रियरिंग का काम करते थे नॉर्मली। हर्डर्स एक्सचेंज एनिमल्स, चीज, लेदर एंड मीट इन रिटर्न फॉर मेटल टूल्स विद द फार्मर्स। तो यहाँ पे हर्डिंग का काम करने वाले, पशुपालन का काम करने वाले लोग अपने पशुओं के बदले में, या उनकी चीज़ बटर के बदले में, या उनके लेदर के बदले में, या उनके मीट के बदले में जो फार्मर्स होते थे उनके साथ एक्सचेंज करते थे, और फार्मर्स से वो मेटल टूल का एक्सचेंज करते थे। नोमैडिक ग्रुप्स ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट फिल्टर्ड इनटू द प्रोस्पेरियस एग्रीकल्चर लैंड। जो जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये नोमैडिक ग्रुप है जो वेस्टर्न डेजर्ट के लोग हैं, उनके साथ इनका जो बहुत कई बार इनके आपस में झगड़े भी होते थे और कई बार आपस में मेलजोल भी रहते थे। तो ये दोनों चीज़ें इनके साथ साथ चलती रहती थी। तो इसीलिए कई बार जो गडरिये लोग होते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड में रहने वाले होते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशंस को फॉलो करते हैं, तो जब दोनों का चीज़ों का एक्सचेंज होता था, दोनों की अलग अलग टाइप की लाइफ स्टाइल है, तो इसलिए कई बार इनके बीच में फिल्ट्रेशन भी होता रहता था, कई बार इस प्रकार की लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे। सच ग्रुप्स वुड कम एज हर्डर्स, हार्वेस्ट लेबरर्स और हायर्ड सोल्जर्स एंड सेटल डाउन। तो इस प्रकार के जो हर्डिंग का काम करने वाले लोग थे ना, ज़्यादातर या तो हर्डिंग का काम कर रहे थे, या फिर हार्वेस्ट लेबरर्स की जो किसान होते थे उनके खेतों में लेबर के रूप में काम करते थे, या फिर किराए के सैनिकों के रूप में अपनी ड्यूटी करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे इस शहर में वो लोग सेटल डाउन होते गए, वहाँ पे बसते चले गए। उससे पहले उनकी जो लाइफ थी वो नॉर्मली लाइफ जो हर्डिंग वाले लोगों की रहती है कि नॉर्मली सीजन के अकॉर्डिंग वो अपने सेटलमेंट को चेंज करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस प्रकार के ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करते हुए सेटल डाउन होना शुरू कर दिया था।
दीज इंक्लूडेड द अकेडियंस इनमें मुख्य थे एमेरोइड्स, असीरियंस एंड द आर्मीनियंस। ये इनके एथनिक ग्रुप हैं जो ये लोग इसमें इन सबसे रिलेटेड थे। द किंग ऑफ मारी वाज एम्ब्रॉइड्स एंड रेज्ड ए टेम्पल एट द मारी फॉर ड्रैगन गॉड ऑफ स्टेपी। जैसा कि हमने पहले बात की, एरिया है वो स्टेपी ग्रासलैंड का इलाका है, तो यहाँ पे गॉड ऑफ स्टेपी ड्रैगन को बोला जाता है। तो यहाँ के जो एम्ब्रॉइड्स ग्रुप से रिलेटेड जो राजा था उसने यहाँ पे इसका एक मंदिर बनवाया है, एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखना। मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड कल्चर वर ओपन टू डिफरेंट कल्चर्स। मेसोपोटामिया की सोसाइटी और जो संस्कृति थी वो अलग अलग कल्चर्स के लिए पूरी तरीके से ओपन थी, इसीलिए हमें यहाँ अलग अलग एथनिक ग्रुप मिलते हैं। अकेडियंस हैं, एमेरोइड्स हैं, असीरियंस हैं, आर्मीनियंस हैं, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो, और ये सारे आज अलग अलग कंट्री के रूप में डेवलप हो चुके हैं। आर्मेनिया अलग से कंट्री है, अकेडियंस हैं उधर वो आपके, ये असीरिया एक अलग से कंट्री डेवलप हो चुकी है। अकेडियंस यहाँ पे लोकली ईरान और पर्शिया तक फैल चुके हैं, ठीक है। मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड कल्चर वर ओपन टू डिफरेंट कल्चर्स, दस दी वाइटिलिटी द सिविलाइजेशन वाज ऑफ कोर्स एंड इंटरमिक्सचर कल्चर। तो जिसके कारण अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ के सेटल हो रहे थे, तो यहाँ की जो सिविलाइजेशन की जो वाइटिलिटी थी वो नॉर्मली यहाँ पे एक मिक्स कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा था। संस्कृति में बहुत सारे मिक्सचर्स आ रहे थे क्योंकि लोगों के बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रहा था। मारी इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ एन अर्बन सेंटर प्रोस्पेरिंग ऑन ट्रेड। और मारी हमारे लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसका डेवलपमेंट, जिसकी प्रोस्पेरिटी ट्रेड के द्वारा हुई है, व्यापार के द्वारा हुई है। सिटी ऑफ मारी, मारी के शहर को आप देख सकते हो, हाउ ब्यूटीफुल इट वाज। ये मारी का शहर आपका। उसके बाद हम बात करें तो ये सुमेरियन स्टेचू मारी के अंदर जो सुमेरियन काल की एक स्टेचू हमें मिली है। फिर ये सील ऑफ मारी, तो मेसोपोटामिया की जो सील थी वो इस प्रकार से बेलनाकार शेप में होती थी, जैसा बेलन होता है ना, सिलेंड्रिकल शेप, ऐसी होती थी नॉर्मली। ये तो उसका एक्सटेंडेड फॉर्म दिखाया गया है कि ये पीछे की साइड में कैसी है, इस साइड कैसी है, तो इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। नॉर्मली यहाँ पे जो सील होती थी वो ऐसी होती थी, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे नेक्स्ट में मारी रिमेन्स की, मारी के अंदर हमें ये उस समय का ऐसे फाइंडिंग्स मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। ये दूसरी उनकी कुछ स्कल्पचर्स मिली हैं हमें। ये ट्रेडिंग टाउन, दोबारा से मारी के ऊपर आते हैं कि वुड, कॉपर, वाइन, टिन, ऑयल इटीसी वर कैरीड इन बोट्स अलोंग द यूफ्रेटिस बिटवीन द साउथ एंड टर्की, सीरिया एंड लेबनान। तो नॉर्मली हमने पहले ही बात की कि नॉर्मली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन होता था, साथ ही यहाँ पे एनिमल हर्डिंग होती थी तो उससे रिलेटेड प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन बाकी चाहे कॉपर की बात करो, वुड, वाइन, टिन, ऑयल, ये सारी चीज़ यहाँ पे इनका प्रोडक्शन नहीं होता था, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता था। तो दीज थिंग्स वर कैरीड इन बोट्स, तो इंपोर्ट के लिए बोट्स का यूज करते थे वो लोग, अलोंग द यूफ्रेटस रिवर्स जो उनकी चैनल के रूप में काम करते थे, बिटवीन द साउथ एंड टर्की, सीरिया एंड लेबनान। और ये मॉडर्न डे जो टर्की आपने मैप में यदि आपने देखा हो तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जस्ट ऊपर आप देखोगे तो सीरिया है, उससे ऊपर की जब जाओगे तो यहाँ पे टर्की है, और इस साइड में आप देखोगे तो लेबनान है। तो इन सारी जो मॉडर्न डे कंट्री हैं उनसे उस समय ये लोग अपना एक्सचेंज वगैरह करते थे, क्योंकि इधर ही आप देखोगे तो कौन सा है, मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी से इन कंट्रीज में सामान आते आते मेसोपोटामिया तक इनको पहुंचाया जाता था। बोट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स, वुड एंड वाइन एंड ऑयल जार्स वुड स्टॉप एट मारी ऑन देयर वे टू सदर्न सिटीज। और जैसा कि हमने बात की कि जो मारी है उसका डेवलपमेंट यूफ्रेटस रिवर है इसके अपस्ट्रीम में है, तो यहाँ पे मान लीजिए मारी शहर है तो कोई भी बोट्स है वो यहाँ ऊपर से सामान लेके नीचे की तरफ आ रही है, तो पहले उस बोट्स को यहाँ मारी में रुकना पड़ता था, वहाँ पे टैक्स वगैरह देना पड़ता था। तो इस तरीके से मारी है वो एक कोस्टल सिटी और ट्रेड सिटी के रूप में डेवलप हुआ है, और उसके बाद ये सामान साउथ की तरफ सप्लाई किया जाता था। तो दी बोट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स, जो स्टोन्स वगैरह बोट्स में होते थे, वुड वगैरह होती थी, वाइन, ऑयल जार, इन सबको मारी में रुकना होता था ऑन देयर वे टू सदर्न सिटीज, साउथ की सिटियों की तरफ जाने से पहले। ये डाउन स्ट्रीम में साउथ की सिटी थी, डेजर्टिक पार्ट में, और मारी यहाँ पे ऊपर अप स्ट्रीम के अंदर है। ऑफिसर्स ऑफ दिस टाउन वुड गो अब्रॉड, इंस्पेक्ट द कार्गो एंड लेवी ए चार्ज ऑफ अबाउट 1/10 द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स। और यहाँ इस शहर के जो ऑफिसर होते थे वो यहाँ अब्रोड जाते थे, इसे बोट्स के ऊपर जाते थे, उसको इंस्पेक्ट करते थे कार्गो में क्या क्या सामान आ रहा है, और उसके बाद जो सामान की जो टोटल कीमत होती थी उसका 1/10 पार्ट है वो टैक्स के रूप में ये लोग वसूल करते थे। तो ये इनकी इनकम का मेन सोर्स था। Thus, although the kingdom of Mari was not military strong, but it was exceptionally prosperous. तो यही कारण है कि मारी की जो किंगडम थी वो अपने सैनिक रूप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस थी, बहुत ज़्यादा संपन्न हो चुकी थी इस टैक्सेशन सिस्टम के कारण। सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर,
तो वैसे पहले हमने डिस्कस किया कि मेसोपोटामियन वैल्यूड सिटी लाइफ। मेसोपोटामियन लोग हैं वो शहर के जीवन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे, उसकी बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में वो लोग प्रशंसा रखते थे। सिटी के लिए उनकी एक अलग ही फीलिंग रहती थी। मैनी कम्युनिटीज एंड कल्चर्स लाइव्ड साइड बाय साइड। मेसोपोटामिया में कई अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग कल्चर्स के लोग एक ही साथ रहते थे। आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड इन वार दे रिकॉर्ड देम इन पोइट्री। और जब शहरों का इस प्रकार से जब वार के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती थी, युद्ध के अंदर जब वो नष्ट हो जाती थी, तो उनको उन्होंने अपनी अलग अलग टाइप की पोइट्री के अंदर उसे रिकॉल किया है, उसे उन्होंने बार बार याद किया है। तो ये हमें सजेस्ट करता है कि मेसोपोटामिया के लोग हैं वो अपनी सिटी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइड से देखते थे, उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो सिटी से रिलेटेड हमें इसी प्रकार का एक जो उनका प्राइड था, वो मेसोपोटामिया के लोग शहरों के बारे में क्या सोचते थे, तो इस सब का सारा एक वर्णन हमें द एपिक ऑफ गिलगेमिश में मिलता है। एपिक ऑफ गिलगेमिश में लोगों ने पूरा अपने शहरों के बारे में कि हमारा शहर इस प्रकार से कैसे नष्ट हुआ, वो सारा एक इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। गिलगेमिश वाज द रूलर ऑफ उरुक। गिलगेमिश वो उरुक सिटी था, उसका रूलर था। एंड ए ग्रेट हीरो हु सबडेंट पीपल फार एंड वाइड। और उसे एक बहुत ही ग्रेट हीरो माना जाता है, जिसने कि दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, यानी दूर दूर के क्षेत्रों को अपने अंडर जीत के उसने उरुक क्षेत्र में शामिल कर लिया था। ही गॉट ए शॉक व्हेन हिज हीरोइक फ्रेंड डाइड। और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब उसका जो हीरोइक फ्रेंड है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ही देन सेट आउट टू फाइंड आउट द सेक्रेट ऑफ इमॉर्टलिटी। और उसके बाद वो अमरता का रहस्य खोजने की कोशिश करता है। आफ्टर ए हीरोइक अटेम्प्ट गिलगेमिश फेल्ड। के एक हीरोइक अटेम्प्ट के बाद, एक साहसपूर्ण अभियान के बाद गिलगेमिश वो असफल हो जाता है। एंड रिटर्न टू उरुक। और उरुक वापस लौट आता है। देयर ही कंसोल्ड हिमसेल्फ वॉकिंग अलोंग द सिटी वॉल बैक एंड फोर्थ। और उसके बाद वो अपनी शहर की चारदीवारी के आगे पीछे चहलकदमी करता है। तभी उसकी नज़र उन पकी हुई ईंटों के ऊपर जाता है जिससे कि इस शहर की नींव डाली गई थी। और उसके बाद वो कहता है कि जब उसके वो तो भले ही उसको मतलब उसके बाद इसमें वो लगे कि उसकी भले ही डेथ हो जाए, लेकिन उसकी जो आने वाली प्रजा है या उसके जो पुत्र हैं, उसके जो सिटीजन्स हैं, वो इस शहर का बाद तक भी आनंद डालते रहेंगे। वो इसके बारे में अपने मन के अंदर और अपनी फीलिंग के अंदर एक प्राइड फीलिंग रखता है। तो इस प्रकार से ये एपिक हमें ये बताता है कि मेसोपोटामिया के लोग थे वो अपनी लाइफ में सिटी लाइफ को कितना इंपॉर्टेंट मानते थे, एंड हाउ दे हैव द प्राइड फॉर देयर सिटी लाइफ। द लीगेसी ऑफ राइटिंग। द ग्रेटेस्ट लीगेसी ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की जो सबसे बड़ी लीगेसी मानी जाती है वो उनकी राइटिंग स्टाइल। स्कॉलरली ट्रेडिशन ऑफ टाइम कीपिंग। नॉर्मली उन्होंने टाइम नोकिंग का भी एक सिस्टम तैयार किया था, जो कैलेंडर उन्होंने डेवलप किया था कि पहले साल को 12 महीनों में डेवलप किया। डिवीजन ऑफ मंथ इंटू 4 वीक्स। महीनों को उन्होंने वीक्स में डिवाइड किया। डिवीजन ऑफ डेज इंटू 24 आवर्स। और दिन को 24 घंटों में बांटा और घंटे को 60 मिनट में डिवाइड किया। तो ये पहली बार मेसोपोटामिया के लोगों ने किया और एग्जैक्टली आज हमारे मॉडर्न टाइम सिस्टम से मैच करता है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी उनका कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि टैबलेट्स विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टैबलेट्स। गुणा और भाग से रिलेटेड टैबलेट्स हमारे पास ही मिली हैं। स्क्वायर रूट्स हैं, जैसे स्क्वायर रूट उसको बोलते हैं 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट। तो इस प्रकार की टैबलेट्स भी वहाँ से अवेलेबल हैं। टैबलेट्स और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए, उसका क्या फार्मूला होगा, उससे रिलेटेड टैबलेट्स भी हमारे पास हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर भी उनका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सोलर एंड लोनार इक्लिप्स वर ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड। दो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते थे, उसका भी वो ऑब्जर्वेशन करते थे, यानी कि एस्ट्रोनॉमी में भी उनकी दिलचस्पी थी और उन सबको वो रिकॉर्ड भी करते थे, उनको वो लिखते भी थे कब हुआ था, आगे वाला कब होगा। इस प्रकार से वो पूरा एस्ट्रोनॉमी की इन्फॉर्मेशन रखते थे। देयर वर स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स रीड एंड कॉपीड अर्लियर रिटन बुक्स। साथ ही वहाँ पे कई अलग अलग प्रकार के स्कूल्स भी थे। मारो बेटा 2 मिनट, क्या हो गया दिखाओ। ओके ओके वेल एंड गुड लक टाइट करो 1 मिनट बेटा। चलो, साथ ही वहाँ के स्कूल्स भी थे जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो रीडिंग वगैरह करते थे और जो पुराने समय की लिखी हुई जो रिटन टैबलेट्स थी उनसे इन्फॉर्मेशन गेन करते हुए अपने नॉलेज में भी बढ़ोतरी करते थे। तो ये थी उनकी लेगेसी इन द राइटिंग सिस्टम। अब जो पैसेज बेस्ड रेफरेंस, आपने बुक में देखा होगा कि बुक के अंदर अलग अलग जगह पे डिफरेंट बॉक्स के अंदर पैसेज दे रखे हैं। तो इन पैसेज का नॉर्मली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं बता देता हूँ कि आपकी एग्जाम में नॉर्मली 6 × 3 18 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 3 क्वेश्चंस आते हैं जिनकी टोटल वैल्यू 18 मार्क्स होती है। ये 18 मार्क्स के सवाल इन पैसेज से पूछे जाते हैं, मतलब इसी पैसेज का एक पार्ट आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा और वहाँ से उस पैसेज के बेस पे आपको आंसर देने हैं। तो इसलिए पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा पढ़ लेना, उसमें कहानियाँ हैं उन कहानियों को समझ लेना, ठीक है। जैसे पहला जो पैसेज था ओल्ड टेस्टामेंट का कि भाई जो बुक ऑफ जेनेसिस जो कि ओल्ड टेस्टामेंट का पार्ट है उसके अंदर सीमार यानी कि जो एक ऐसी सिटी जो कि ब्रिक से बनी हुई है उसका वर्णन दिया गया है जिसको सुमेर बोला जाता है।
उसके बाद अगला पैसेज जो राइटिंग वाला है, वहाँ पे मेसोपोटामियन टेबलेट्स हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि मेसोपोटामियन टेबलेट्स रेफर टू कॉपर फॉर्म अल्सेसिया द आइलैंड ऑफ साइप्रस एज ए मेजर आइटम टू ट्रेड कंट्रीब्यूटिंग टू द मारी अर्बन प्रोस्पेरिटी। कि मारी जो शहर है उसकी जो प्रोस्पेरिटी है उसके बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन था कि यहाँ पे साइप्रस से जो कॉपर है उसका इंपोर्ट किया जाता था और उस कॉपर के ऊपर वो लोग टैक्स को 1/10 पार्ट टैक्स के रूप में कलेक्ट करते थे। तो ये उनकी प्रोस्पेरिटी का एक बड़ा रीजन माना गया है। तो ये भी बॉक्स के अंदर की इन्फॉर्मेशन है। दूसरा एक वक्र हेड के रूप में एक वहाँ पे लेडी उरुक है, उसकी एक हमें वहाँ से एक स्कल्पचर मिला है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी बॉक्स के अंदर है कि इट इज ए वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। की इसका निर्माण व्हाइट मार्बल से किया गया है एट उरुक से मिली है। इसका निर्माण लगभग 300 BC के आसपास हुआ है। इट इज द अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेशन, ये सबसे प्रारंभिक रिप्रेजेंटेशन माना जाता है ऑफ द वीमेन्स माउथ, जिसमें हमें महिला का मुख दिखाई देता है, चिन्ह उसके चिन्ह दिखाई दे रही है और उसके चिक्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर सी एक मूर्ति है, संगमरमर से बनी हुई है, आपके बॉक्स के अंदर बनी हुई, जिसको वक्र शीर्ष का नाम दिया गया उसमें। द पैलेस ऑफ मार्मी द पैलेस एट मारी के अंदर जो महल है वो किंग जिम्बरलिन वाज द रेजिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली, वो रॉयल फैमिली का रेजिडेंस माना जाता है। एंड द हब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ ही प्रशासन का केंद्र भी माना जाता था। एंड ए पैलेस ऑफ प्रोडक्शन, साथ ही प्रोडक्शन का भी मेन सेंटर उसको कंसीडर किया गया है। द पैलेस हैड ओनली वन एंट्रेंस, इस पैलेस के अंदर केवल एक ही एंट्रेंस है, यानी अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता है। ओपन कोर्टयार्ड्स ब्यूटीफुली पेव्ड एंड 260 रूम्स, और इस महल में सामान्यतः 260 के आसपास रूम्स बने हुए हैं और जिसमें अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता है और कोर्टयार्ड के चारों तरफ सुंदर 260 रूम बने हुए हैं। ये सारी बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन है। अगला जो पैसेज के अंदर कुछ रेफरेंसेज हैं कि द ग्रेट असीरियन किंग, एक असीरिया जो एम्पायर डेवलप हुआ था सबसे लास्ट में, उसका जो सबसे महान शासक था जिसका नाम इसमें दिया गया है एशुरबेनिपल, कलेक्टेड ए लाइब्रेरी एट हिज कैपिटल नाइब्लिस, प्रोसेसिंग टेबलेट्स ऑन हिस्ट्री, एपिक, कॉमन लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, हाइम्स एंड पोइम्स। की इसके द्वारा अपनी जो कैपिटल सिटी है नाइलिस में, उसमें कई प्रकार की जो अलग अलग हिस्ट्री से रिलेटेड टैबलेट्स हैं, महाकाव्यों से रिलेटेड टैबलेट्स हैं, या ओमान एक किंग यहाँ पे कंट्री का नाम है। जो ओमान लिटरेचर है, एस्ट्रोलॉजी है, हाइम्स कविताएं हैं, पोइम्स हैं, इन सब को उसने एक लाइब्रेरी के अंदर डेवलप किया, एक लाइब्रेरी की स्टैब्लिशमेंट उसने किया। निबोडियस वाज द लास्ट बेबीलोनियन किंग हु वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट। साथ ही जो नेबोपोलासर है उसको भी नेबोनिडस है, उस जो कि बेबीलोनिया का लास्ट शासक है, उससे संसार का पहला आर्कियोलॉजिस्ट माना जाता है। तो उसका सिंपल सा ये कि उसके बारे में ये बोला जाता है कि उस ऊर का जो नगर देवता था उसको उसने सपने में देखा, और सपने में देखने के बाद उससे पुरातन शहर का कार्यभार संभालने के लिए कहा। तो उसके बाद उसने उस जो ऊर नगर है वहाँ पे उसने खुदाई वगैरह करवा के उसे शहर को ढूंढने का प्रयास किया। तो उस प्रकार से उसे फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट यानी पहला पुरातत्ववेदा जिसने कि इस प्रकार से पुराने नगर को ढूंढने का एफर्ट किया। कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ एंड ट्रेड एंड राइटिंग, इट बोट आउट इन सुमेरियन एपिक पोएम अबाउट अरमेकर द फर्स्ट किंग ऑफ उरुक। उरुक का जो प्रथम राजा एनमेरकर है उसके बारे में यहाँ पे कुछ पोइट्री वगैरह दी गई है। सिटी लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रेड और सिटी लाइफ है वो किसने शुरू किए हैं, तो ये सुमेरियन एपिक है, उसमें इन सबको शुरुआत करने का पूरा किसको दिया गया है, किंग को दिया गया है। किंग एनमेरकर है, उसके द्वारा ही ट्रेड की शुरुआत हुई है, किंग एनमेरकर के द्वारा ही टेम्पल बनाए गए, किंग एनमेरकर के द्वारा ही ये सारे के सारे सिटी लाइफ और राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये मेसोपोटामियन लोग उसको इस सारे सब का श्रेय देते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 इज कंक्लूड्स हियर। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।